पढ़े भाई, आगे बैठ जाओ। बस भाई, बात नहीं। लास्ट हमने कुछ ग्राफ व्राफ पढ़ा था। ठीक है, एनसीईआरटी खोलेंगे, एक बार एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ रीड करेंगे जल्दी। एनसीईआरटी खोलेंगे, पेज 114 नई एनसीईआरटी और 155 पुरानी एनसीईआरटी। 114 नई एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शंस को लेके लिखा हुआ है, वहां से पढ़ेंगे। यस, 114 में हाउ क्या लिखा हुआ बेटा, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग, हाँ पढ़ेंगे, रीड करूं उसे। नई वाली में 114, पुरानी वाली में 155। हाउ डू एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। मैं सीट पे आ रहा हूं, पूछना स्टार्ट कर रहा हूं आपसे, रीड करना चालू करें। ठीक है, जल्दी बगल वाले से मांग ले एनसीईआरटी 114, जल्दी फास्ट, जल्दी करेंगे। क्या खोज रहा है बेटा तू, तेरे को मिल ही नहीं रहा है। और ये एनसीईआरटी नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, यहां से पढ़ 114। वहां से पढ़ना है। टू अंडरस्टैंड वी शुड स्टडी द एंजाइम। यस, उसको पढ़ो पूरे पैराग्राफ को, ग्राफ दे रखा है साथ में, जल्दी। एंजाइम नहीं लाया एनसीईआरटी, वहां बैठ उसके साथ पढ़। नहीं नहीं, वो क्यों आएगा, तू नहीं लाया ना, पीछे बैठ, पिटाई कर दूं तेरी मैं। लाया तू नहीं है, वो तेरे पास आए। वाह, बातें बनवा लो बस, दिन भर बैठ के बातें बनाते हैं। ऑब्लिगेटरी जरूर बनेगा। क्या पढ़ना है पता है सबको, पेज 115 पे, वहां से ग्राफ तक जाना है। जल्दी खोले एनसीईआरटी। क्या चीज बेटा, ट्रांजिएंट। यस, ट्रांजिएंट बदलाव तक कम समय के लिए। हो गया, किसी को ये समझ में आया कि ट्रांजिएंट और अनस्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिएंट और अनस्टेबल है। उसके साथ लिखा है स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस। हाँ, यस। और उसके साथ लिखा है कि एक्स एक्सिस पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने पढ़ा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस। तो वो एक तरीके का क्या हो गया, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसने चलाया, ये सी, ये किसने चलाया है।
यहाँ कौन ले रहा था क्लास अभी? अच्छा, ये उन्होंने चलवाया, बंद करवाना है इसको। बंद करवाना है, ये अपने आप से नहीं करने लगा। बंद हो गया, हो गया, ठीक है। बीएन सर तो कह रहे बीमार हूं मैं और इसी चलवा रहे हैं, ये पता नहीं कौन से बीमार है। जल्दी करो। हाँ, इनिबिटर नहीं पढ़ाया अभी, कहाँ पढ़ाया? उस पर बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ इसी पे बात करूंगा। उस पैराग्राफ पे बात करो, एनर्जी वाले पे बस। वहां पूछना है पूछो। हाँ बेटा, ऑब्लिगेटरी मतलब जरूर। क्या चीज? ऑब्लिगेटरी ना, इम्प्लीसिट का मतलब होता है निहित अर्थ, उसमें छुपा हुआ मीनिंग, मतलब उसका ये मतलब निकलेगा, ये बात होती है। कहा एनसीईआरटी भाई नहीं है, पढ़ा करना। बहुत सारे इंटरमीडिएट, हम दो ही लिखते हैं पर बनती बहुत सारी है। पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो इधर आ भाई, इधर आ, इधर वहां से उठ के यहाँ पे आ गया, जल्दी यहाँ पे आ। हाँ बेटा, क्या लिखा है? पिक्टोरियल, डायग्राम से दिखा रहे हैं वो एनर्जी। पिक्टोरियल का मतलब होता है डायग्राम, बगल में डायग्राम बनाओ। यहाँ पे आ जा, जल्दी जल्दी, इधर इधर आ जा, यहाँ पे सामने बैठ मेरे। यस, एक एक नहीं, बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी। हम तो दो ही बताते हैं ना, बनती तो और भी होंगी, जब बदल रहा है तो बहुत सारी बनती होंगी। और जितनी भी ट्रांजिशन स्टेट है दे आर ट्रांजिएंट अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल नहीं है तो बदलेगी नहीं। भाई प्रोडक्ट स्टेबल है तभी तो बना है, मेरी बात समझ पा रहे हो? दूसरा, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ क्या है? ऐसा ग्राफ है, एक्सोथर्मिक में सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, दूसरा ये ट्रांजिएंट स्टेट की एनर्जी है। तो इस डिफरेंस को कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक पहाड़ है, नहीं तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट डायरेक्ट ऐसे भी तो जा सकता था, लेकिन उससे पहले मुझे क्या चढ़ना पड़ा? एक माउंटेन, ये इसको कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक एनर्जी का बैरियर पार करना पड़ा, क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की वो एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं एंजाइम क्या करता है, ये बैरियर छोटा कर देता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेज की एनर्जी को कंपैरेटिवली कम कर देता है। लेकिन अभी भी याद रखो कि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू सबस्टेट एंड प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अगर अनस्टेबल नहीं होती तो वो कन्वर्ट नहीं होती प्रोडक्ट में। ये क्लियर है? अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसी को रिएक्शन प्रोग्रेस कह रहे हैं। इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि एक्स एक्सिस पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मतलब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ये बात लिखना चाह रहा है। और वाई एक्सिस पर हम क्या लिख रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी। यहां एनर्जी को रिलेट कर रहा है स्टेबिलिटी से, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी है उतना कम स्टेबल है। क्लियर है? सही है? इससे मुश्किल को इसमें टॉपिक ही नहीं, यही है जो भी मुश्किल है एंजाइम में। पूरे बायोमोलिक्यूल में यही एक पैराग्राफ है जहां पर थोड़ी सी लाइनें इधर उधर हैं। आपको क्या पूछेगा? पूछेगा ट्रांजिशन स्टेजेस आर ट्रांजिएंट स्टेबल, ट्रांजिएंट अनस्टेबल, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा ये पूछेगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? यस। समझ में आ रहा है? ये पूछ सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी है सबस्ट्रेट की ज्यादा होती है ट्रांजिशन स्टेज से। गलत है, सबसे ज्यादा ट्रांजिएंट की होती है, चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो। अब एंडो में ये बैरियर ज्यादा बड़ा है, देखो ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, यहां से नापेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट से ही नापते हैं। यस, सबस्ट्रेट से ही नापते हैं, तो बैरियर कहां ज्यादा बड़ा है? एंडोथर्मिक में। क्लियर है? एंडोथर्मिक में, क्योंकि एंडोथर्मिक में पहले नीचे से प्रोडक्ट के लेवल तक आना है, फिर उसके बाद वो बैरियर जाना है। सही है? एंजाइम क्या करता है? उस बैरियर को कम कर देता है।
ठीक, बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठाओ, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो जितनी ज्यादा एनर्जी है मतलब ट्रांजिशन स्टेट की, उतना ज्यादा बैरियर है, उतना ज्यादा बैरियर है। क्लियर है? ये पॉइंट्स लिखो सारे, नोट करो। कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। कल मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को खत्म करेंगे बेटा, कल मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। लिख लिया? एंजाइम एक्टिव साइट में चेंज होता है तभी तो क्या होगा, टाइट बाइंडिंग होगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये तेरे पास एंजाइम है, यहां सबस्ट्रेट लगा, अगर एंजाइम की एक्टिव साइट में हल्का सा चेंज होगा तभी उसके वो ग्रुप पास आएंगे सबस्ट्रेट के। तो टाइट बाइंडिंग के लिए एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंज होता है हल्का सा। ठीक है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, क्लियर है? एंजाइम की किस में चेंज हो रहा है? एक्टिव साइट में। क्लियर है? ठीक, हाँ। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने से पहले एनर्जी का एक बैरियर पार करना पड़ता है, मतलब उतनी एनर्जी उसे चाहिए। क्लियर है? अब इसलिए हमने डिफरेंस क्या लिखा, डेफिनेशन, इट इज एवरेज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेज, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो किसकी है, ट्रांजिशन स्टेज की। हाँ भाई, किसी को याद है? चलो वो सब आएगा नहीं यार, लॉक एंड की थ्योरी, इंड्यूस फिट थ्योरी, वो सब नहीं आएगा, नहीं करो, करो नहीं। हाँ छोड़ो, वो नहीं आएगा सब, पहले इसको लिख लो बस, जल्दी करो आगे पढ़े रहें। आज एंजाइम खत्म कर रहे हैं और उसके साथ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट पढ़ पाएंगे। हाँ, कल कार्बोहाइड्रेट खत्म करेंगे, लिपिड वगैरह सारा। हाँ बेटा, असल में किसी सिंगल की नहीं ले रहे हम लोग, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेज जो है कोई एक तो है नहीं, बहुत सारी है किसी पर्टिकुलर। हाँ मतलब उसमें भी सबकी मिला लो या जो भी कर लो, हाईएस्ट से ले रहे हैं। मतलब ट्रांजिशन स्टेजेस में भी बहुत सारी होंगी जिनकी क्या होगा, मतलब हमारे पास एनर्जी अलग अलग होगी ट्रांजिशन स्टेजेस में भी। उसमें भी जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है उससे लेना चाहिए वैसे तो, उसको एवरेज ना लिख के लिखना चाहिए, हाईएस्ट जो अनस्टेबल स्टेज है ना, वहां से लिख रहे हैं, लिखना वो चाहिए उसे, पर वो सबको कलेक्टिव करके एवरेज लिख दे रहा है। नहीं नहीं, क्या होता है, एक मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखेंगे सारे, एक बार जरा मेरी तरफ देखो। आपने एक रिएक्शन पढ़ा है, शायद केमिस्ट्री में पढ़ाते होंगे आपको, H2 + Cl2 से HCl बनता है। ठीक है, मेरे पास ये HH बॉन्ड है, ये Cl बॉन्ड है। ठीक है, अगली स्टेज में क्या होगा, HH बॉन्ड जो है थोड़ा सा वीक हो रहा है हल्का सा, और Cl बॉन्ड भी हल्का सा वीक हो रहा है। अब ये थोड़ा स्ट्रांग है कंपेरेटिवली, ये थोड़ा स्ट्रांग है ना, ये वाले स्ट्रांग है, ये वीक हो रहे हैं, और इनके बीच में हल्का अट्रैक्शन बनना चालू हो गया, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेज हो गई। अब क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा मेरे पास बनना चालू हो गया, मतलब अब थोड़ा सा ये वाला बॉन्ड और स्ट्रांग हो रहा है, नहीं, और ये अभी टूटना चालू हो गया, तो ये एक और ट्रांजिशन स्टेज हो गई। ऐसे करते करते बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेट है, एक फाइनल जो आएगी वो ऐसी कुछ आएगी कि मेरे पास HCl वाला स्ट्रांग हो गया, HCl वाला स्ट्रांग हो गया,
और ये बहुत ज्यादा वीक है, और फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो इसके बीच में आप कितनी भी बना लो स्टेजेस, समझ में आ रहा है? तो ये तो स्टेजेस है ना, बीच में कितनी बना लो। अब इसमें भी जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी ना, उसकी एनर्जी है वो, हाईएस्ट तो उसी की होगी ना, उसकी एनर्जी है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, स्टेजेस कितनी भी हो सकती हैं। ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। हम दो ही लिखते हैं, एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट और एंजाइम डॉट प्रोडक्ट, और लिखते नहीं हम लोग। समझ में आया? बोलो। बीच में तो आप कितनी बना लो, थोड़ा वीक हुआ और थोड़ा वीक हुआ, ऐसे करते 10 बना लो, क्या हो गया? क्लियर है? वो स्टेजेस हैं। क्लियर? अब ये देखो, ये ओल्ड ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला नया बॉन्ड बन रहा है, यहां देखो नया बॉन्ड लगभग बन चुका है, ओल्ड बॉन्ड टूटने वाला है। तो ये मोर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट है, ये मोर सबस्ट्रेट की तरफ शिफ्ट है। तो हो सकता है इसको एंजाइम सबस्ट्रेट लिख लो, इसको एंजाइम डॉट प्रोडक्ट लिख लो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। क्लियर? हो गया? चलिए आगे चलेंगे। बेटा आज के जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को लेके एंजाइम पे, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास टेम्परेचर, पीएच, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। यस, टॉपिक्स के नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। क्लियर है? उनको हम पढ़ रहे हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो फटाफट से नोट करो, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो बेटा। हेडिंग ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जरूर बनेगा। मेरा नहीं बाइंड करेगा तो मेरे पास क्या होगा, और वो वापसी छूट के हट जाएगा ना। तो उसके लिए हमने लिखा तो है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल होता है। क्या लाइन पढ़ एक बार, लाइन क्या है ये पढ़। बेटा हमारे पास 4 फैक्टर है। अगर मेरी बात समझ ध्यान से, वो उसके इसको ले नहीं रहा जिसमें वो लग के हट जा रहा है, कहीं और लग के। अगर वो एक्टिव साइट पे लगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, वो ही कह रहा है। हाँ भाई 4 फैक्टर हैं, कौन कौन से है? सबसे पहले है टेम्परेचर, फिर है मेरे पास पीएच, फिर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और फोर्थ क्या है? हाँ भाई फोर्थ क्या है? इनहिबिटर। ये 4 कंडीशंस हैं जिनके थ्रू मैं एंजाइम की एक्टिविटी को डिटरमाइन करता हूं। सबसे पहला फैक्टर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर। सबसे पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे और बोर्ड पे फोकस रखेंगे टेम्परेचर के लिए। भाई बात नहीं करो, बहुत बात करते हो तुम लोग, पिट आ जाओगे यहाँ पे। यहाँ ध्यान रखो, सुनेंगे सारे बच्चे। हमारे पास क्या होता है, जो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये बात समझना कि सबस्ट्रेट एंजाइम की तरफ जाता है बाय डिफ्यूजन। ये याद है सबको? ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा, सही है? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा। तो अगर मैंने ये एंजाइम बना दिया, ये मैंने एंजाइम बना दिया, तो और मैंने ये सबस्ट्रेट बना दिया, तो जितना ज्यादा मेरे पास टेम्परेचर होगा उतना रेट क्या होगा, डिफ्यूजन का बढ़ेगा, सही है? लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दूंगा तो मेरे पास खराब हो जाएगा। कौन खराब हो जाएगा? एंजाइम खराब हो जाएगा, उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्लियर है टेम्परेचर को लेके। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या इंक्रीज करता है? इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका? सबस्ट्रेट का। किसका? सबस्ट्रेट का। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट, उससे क्या होगा बताओ? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या होगा? एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आ रही है? अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर। अगर एंजाइम खराब हो जाएगा तो एक्टिविटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गई बेटा? डिक्रीज हो गई। एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गई?
डिक्रीज हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे, ध्यान सुनेंगे, जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट का, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? अब जरा आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ग्राफ में आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं। ग्राफ में यहां पर मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर, सही है, और यहां लिख रहा हूं एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी। तो इस ग्राफ में मैंने ये देखा कि हमारे पास ये ग्राफ ऐसा बेल शेप आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, एक्टिविटी बढ़ रही है। एक ऐसा टेम्परेचर, यहां पर ये एक्टिविटी मैक्सिमम लिखूंगा, ये क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, यहां आ रहा है वो टेम्परेचर मान लो, तो इस टेम्परेचर को कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, देख लो, जहां पर क्या है, एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है। तो व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? टेम्परेचर एट विच, हाँ, टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम, एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम। अगर आप ध्यान से देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर के दोनों तरफ, मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऑप्टिमम टेम्परेचर के इधर देखूं और इधर देखूं, दोनों तरफ एंजाइम एक्टिविटी घटेगी। ये दिख रहा है सबको, एंजाइम एक्टिविटी घटेगी। इसको हम बेल शेप कर्व भी कह रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, बेल शेप कर्व कह रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास बेल शेप कर्व आएगा इसका, और आपको यह समझना पड़ेगा कि बोथ साइड, दोनों साइड ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, बोथ साइड का मतलब होता है कि मैं इंक्रीज करूं और डिक्रीज करूं टेम्परेचर, कहां से, फ्रॉम ऑप्टिमम से, कहां से, ऑप्टिमम से, क्या होगी, एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन दे दें, एक क्वेश्चन दे दें जिसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 है, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसका 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर मेरे पास टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं, किससे, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नो इफेक्ट, बताओ, इंक्रीज होगी। समझ में आया सबको? क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्टिमम से पहले की बात करी है। समझ पा रहे हो? ये बात समझ में आ रही है? अगर एक एंजाइम एक्स है जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री है, और टेम्परेचर में 15 डिग्री से 20 डिग्री की तरफ बढ़ा रहा हूं, या इवन 20 डिग्री से 25 की तरफ जा रहा हूं, तो एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 20 से 30 कर रहा हूं, तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ऑप्टिमम कितना है, 25, 20 से 30 जा रहा हूं, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। समझ में आया? बोलो, कर लोगे ऐसा, कोई क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अब जरा एक और समझना, हमारे पास एक टर्म होती है Q10 बराबर 2 लिखते हैं, मतलब चेंज इन 10 डिग्री, चेंज इन 10 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम ऑप्टिमम, रेट हाफ हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी हाफ हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, सुने ध्यान से, अरे रुक जा भाई, सुनो ध्यान से। ऑप्टिमम कितना दे रखा है, ऑप्टिमम मान लो हमारी बॉडी का कितना है, 37 मान लेते हैं, ठीक है। 27 डिग्री पे या 47 डिग्री पे एक्टिविटी हाफ हो गई। क्यों? क्योंकि ये 37 डिग्री क्या है, ऑप्टिमम है। सबको समझ में आ रहा है? तो अगर ऑप्टिमम से मैं 10 डिग्री कम करूं या 10 डिग्री बढ़ाऊं, दोनों केस में हाफ हो जाएगी। इस बात को मैं रिवर्स भी कह सकता हूं, अगर ऑप्टिमम 37 डिग्री है तो 27 से 37 पे डबल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आई ये बात? किसको नहीं? पहले, सबसे पहले ऑप्टिमम समझो। ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है
जिसपे एंजाइम मैक्सिमम काम करता है। नॉर्मल सिचुएशंस में ये प्लांट वगैरह इनके ऑप्टिमम 25 होते हैं। कितना होता है? 25 होता है। हमारी बॉडी में जो एंजाइम है उनका उसका ऑप्टिमम 37 डिग्री है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर मैं 10 डिग्री बढ़ाता हूं तो एंजाइम एक्टिविटी घटेगी। कितनी घटेगी? हाफ हो जाएगी। ऑप्टिमम से 10 डिग्री कम करता हूं तो एंजाइम एक्टिविटी हाफ हो जाएगी। ऑप्टिमम से घटा रहा हूं। समझ में आ रहा है? बढ़ा नहीं रहा। सुनो, ऑप्टिमम पे मैक्सिमम है, दोनों तरफ घटती है। तो ऑप्टिमम 37 डिग्री है, तो आपने 47 किया तो भी हाफ हो गई, 27 किया तो भी हाफ हो गई। अब इसको मैं दूसरी तरीके से बोलता हूं। अगर टेम्परेचर अभी 27 है, 27 से मैंने 37 किया और ऑप्टिमम 37 है, तो डबल हो जाएगी। समझ में आया? अरे बोलो। ये है, इस चीज को एनसीईआरटी ने वो लाइन लिखी हुई, कल एक कौन पूछ रहा था, एक बच्चा पूछ रहा था सर ये टेम्परेचर वाला आपने नहीं बताया। मिल गया? ये यहां पे बताना है। समझ में आ रहा है? ये लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में, क्लियर है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिसपे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। कर्व कैसा बनता है? बेल शेप। ठीक है, क्लियर है? ऑप्टिमम से दोनों तरफ टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिविटी घटती है। और क्या नियम है? 10 डिग्री बदलाव से रेट हाफ हो जाएगा। ऑप्टिमम से बात कर रहा हूं। हमारी बॉडी का मान लो ऑप्टिमम 37 डिग्री है, तो 17 डिग्री पे एंजाइम एक्टिविटी 1/4, 37 से 27 पे हाफ, उसका भी हाफ, 1/4। समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? टेम्परेचर समझ में आ गया सबको? क्लियर है? अब यहां पर एक नोट है, लो टेम्परेचर एंजाइम, लो टेम्परेचर, दोनों बातों को ध्यान से पढ़ना। लो टेम्परेचर एंजाइम टेम्पररी इनएक्टिव, सिर्फ एक्टिव नहीं, टेम्पररी इनएक्टिव, क्योंकि डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। हाई टेम्परेचर पर परमानेंटली डीनेचर, एंजाइम क्या होगा? परमानेंटली खराब हो जाएगा। समझ में आया? परमानेंटली इनएक्टिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लो टेम्परेचर पर एंजाइम काम नहीं कर रहा है, ये टेम्पररी बात है। कैसी बात है? टेम्पररी बात है। क्लियर है? बोलो, किसको नहीं समझ में आया? लिख लो जल्दी। अगर एक से ज्यादा फैक्टर लगाएंगे तो फिर लग जाएगा। हाँ हाँ, जो ज्यादा लिमिटिंग होगा वो कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल फैक्टर के साथ ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं, सही है? तो जब हम ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं तो बाकी कंडीशन को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। हाँ, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मान लो सिर्फ टेम्परेचर, जैसे हमने लिखा ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है, टेम्परेचर के साथ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमम पीएच पे चल रहा होगा। सही है? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब तक हम, अगर मान लो 2-3 पैरामीटर है, अगर मुझे किसी एक के साथ किसी का वेरिएशन दिखाना है तो बाकी के साथ मुझे कांस्टेंट करना ही पड़ेगा। ऐसे ही पढ़ते हैं शायद।
ऐसे ही पढ़ना चाहिए ना, है? हाँ, करेगा बेटा, वो भी लॉ काम करेगा। नेचर में तो इसलिए कहते हैं ये सब चीजें रियल में अलग तरीके से चलती हैं। हाँ बेटा बता। एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है डेफिनेटली। वार्म ब्लडेड में वो टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री रखा गया है। हम क्या करते हैं, हम लोग थर्मो रेगुलेटर हैं। जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कौन बच्चा बताएगा कि जिसको थर्मो रेगुलेटर और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस बताओ? थर्मो रेगुलेटर और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस है कुछ? क्या है? क्या है थर्मो रेगुलेटर और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस, या सेम है? वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। और थर्मो रेगुलेटर क्या होते हैं? जल्दी बताओ। जो, हाँ, और वार्म ब्लडेड? सुनो ध्यान से, अब सुनो। थर्मो रेगुलेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक वार्म ब्लडेड हो सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं। होता क्या है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक वार्म ब्लडेड, जो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड दूसरे तरीके से रखते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कैसे? इधर उधर मूव करके। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रेगुलेटर्स होते हैं ना, रेगुलेटर्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कैसे? एक होते हैं वार्म ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वाले अपने आप को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर रख के। उससे उन्हें फायदा क्या हो रहा है? उनका एंजाइम सारा ऑप्टिमम पे काम कर रहा है। उनको उससे नुकसान क्या पहुंच रहा है? उनको एनर्जी का खर्चा ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अभी ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम पे भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए खर्चा ज्यादा पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वो खर्चा पड़ेगा ही। क्लियर है? वो खर्चा पड़ेगा ही। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये खर्चा पड़ेगा, लेकिन उससे हमें फायदा क्या हो रहा है? हमारे एंजाइम मैक्सिमम काम कर रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड क्या करेगा? अपना टेम्परेचर घटा देगा बॉडी का। उससे उसको नुकसान क्या होगा? एंजाइम कम काम करेंगे, और उसकी बचत क्या होगी? एनर्जी की। समझ में आ रहा है? अब मैं कह रहा हूं क्या कोल्ड ब्लडेड रेगुलेटर हो सकते हैं? हाँ। वो क्या करते हैं? बिहेवियरल मील से, बिहेवियर मतलब कहीं जाके छुप गया। समझा? तो रेगुलेटर दो तरह के होते हैं, मोस्ट ऑफ द वार्म ब्लडेड और कुछ कोल्ड ब्लडेड। समझ में आया? नहीं, सारे वार्म ब्लडेड रेगुलेटर हैं, सारे रेगुलेटर वार्म ब्लडेड नहीं हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, ठीक है? ये वहां पढ़ेंगे हम, इकोलॉजी में पढ़ेंगे। कुछ को तो समझ ही नहीं आया मैं क्या बोल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इकोलॉजी भी समझने का है, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ कर लोगे उसमें कुछ भी बन जाएगा। रटने का नहीं है कुछ भी इसमें। लॉजिक है उसमें भी, बिना लॉजिक के कैसे होगा? हो गया? लिख लिया भाई? ये वाला कर लेंगे। चलिए आइए दूसरा लेते हैं, पीएच। पीएच के साथ भी यही कहानी है। पीएच, एनसीईआरटी ने पीएच और टेम्परेचर एक साथ लिख दिया है। देखो पीएच के लिए क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने लिखा है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम काम करता है एक्वस मीडियम में, इसीलिए मीडियम की पीएच इंपॉर्टेंट है। यस, अगर मीडियम में काम करता है जो एक्वस है, सो पीएच ऑफ मीडियम इंपॉर्टेंट है। पीएच ऑफ मीडियम क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच ऑफ मीडियम। कैसे काम हो रहा है जरा फोकस करेंगे सारे बच्चे, बोर्ड पे फोकस करो। क्या हो रहा है बेटा कि अगर जो पीएच है, पीएच किसके लिए रिक्वायर है? रिक्वायर है टू मेंटेन शेप, टू मेंटेन शेप, जिसकी वजह से एक्टिव साइट काम करती है। तो ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? पीएच एट विच एंजाइम क्या होगा? मैक्सिमम एक्टिव होगा। एंजाइम क्या होगा? मैक्सिमम एक्टिव होगा। हमने ये देखा है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, लेकिन पीएच जो है वो चेंज होती है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, पीएच का भी बेल शेप बनेगा। और बेल शेप जब बनता है पीएच का ग्राफ, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, तीन ग्राफ दिखा रहा हूं इसमें। एक काफी लो पीएच का, एक उससे ज्यादा, एक उससे ज्यादा।
मान लेते हैं ये पीएच 2 है, ये वाली पीएच 1.8 या 2 है, ये है हमारे पास पेप्सिन की। यस, ये वाली पीएच मान लेते हैं 6.8 है, ये हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज की। यस, यहां पर पीएच 6.8 है, यहां पीएच है 7.6, और ये है मेरे पास ट्रिप्सिन की। अब आप ये देख लो, अलग अलग एंजाइम की अलग अलग पीएच है। अगर पीएच चेंज होती है तो एंजाइम काम नहीं करता। बेस्ट एग्जांपल, सलाइवरी अमाइलेज जब पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, वो काम ही नहीं करता। तो इसका मतलब स्टार्च का डाइजेशन 100% रुक जाता है, किसमें जाके? स्टमक में जाके, क्योंकि सारे सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं करते। वो कहां तक काम करते? सलाइवा तक। दूसरी चीज, आप में से सबको पता होना चाहिए बात, कि मेरे पास ये एक क्यूब है मान लो, और ये स्फीयर है। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो सरफेस एरिया किसका कम होगा? स्फीयर का कम होता है। सही है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो इसीलिए खाने को बोलस बना देते हैं, क्योंकि जब ये खाना स्टमक में पहुंचता है तो ये खाने पर एसिड आकर लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम सरफेस कांटेक्ट में आए किसके? एसिड के, ताकि सलाइवरी अमाइलेज जितनी लेट इनएक्टिव होगा उतनी देर तक थोड़ा बहुत स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बताया? फिर बात समझ में आ रही है? सारी कहानी किसको लेकर है? पीएच को लेकर। जैसे ही पीएच चेंज होता है स्टमक में, सलाइवरी अमाइलेज क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। और वहां पीएच है भी वैसे कितनी? 2 के आसपास, बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो हम उस सरफेस की फॉर्म में ले जाएं खाने को जो कम से कम कांटेक्ट में आए एसिड के। उससे क्या होगा? ज्यादा समय तक खाना थोड़ा बहुत तो डाइजेस्ट हो ही पाएगा। ये क्लियर है? इसलिए खाने को गोल बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। ठीक है? इसलिए हमें म्यूकस चाहिए, ताकि खाने को जोड़ दो। अगर जुड़ा रहेगा तो सरफेस एरिया कम रहेगा, ज्यादा रहेगा? कम रहेगा। टूटा हुआ का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ये क्लियर है? अगर टूटा रहेगा तो ज्यादा डाइजेस्ट होगा, पर वो माउथ तक ठीक है। माउथ में हमने पीसेस बना लिए, उस पर सलाइवा माइलेज काम करा दिया, बाद में उसको जोड़ दिया सबको, ताकि सरफेस पे एसिड लगे, अंदर वाली जगह पर एसिड ना लगे, थोड़ी देर तक डाइजेशन चलता रहे। क्लियर है? बोलो। नहीं तो ये कोई लॉजिक थोड़ी है कि आपने दांत से खाने को चबाया, टुकड़ों में तोड़ा, फिर हमने जोड़ दिया उसको। फिर तोड़ा क्यों? अरे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? है? फिर क्यों तोड़ा? वैसे ही जाने देते, रोटी पूरी अंदर जा रही है, काम कर रहा है एंजाइम। ठीक है, लिख लो इसे। हर एंजाइम की पीएच अलग होती है बेटा। आपके ब्लड का पीएच जो है वो 7.35 से 42 के आसपास होता है 7.35 से 42। क्या क्यों मिल गए? क्या करना है इसमें? ये मिटा क्यों? अपने आप मिट गया? ये कैसे हुआ? ये नीचे भी अभी हो गया था ऐसे। बस है। लिखो जल्दी, जल्दी करो। ज्यादा आप वो पढ़ रहे हैं, सबसेट कंसंट्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? 2 लाइनें लिखनी है। पैराग्राफ पढ़ो जरा, पीएच और टेम्परेचर वाला, ऑप्टिमम वाला पढ़ो एनसीईआरटी से। इसमें भी एंजाइम दे रखा है। हम्म, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया इसमें से? कोई ऐसा दिक्कत इसमें? ठीक है,
चले आगे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी बॉडी में सारे एंजाइम का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। पीएच अलग अलग जगह बॉडी में अलग अलग है, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है। बेस्ट एग्जांपल लाइसोसोम, उसके अंदर एसिडिक पीएच है, साइटोप्लाज्म एसिडिक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पीएच कंपैरेटिवली वेरिएबल होती है और हर एंजाइम की अपनी अलग होती है। ठीक है? हाँ, पीएच टेम्परेचर सबका 37 है हमारी बॉडी में। इसीलिए जब ठंड के समय में क्या होता है कि बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री है तो पानी भी 10 डिग्री पे होगा। तो अगर आप 10 डिग्री वाला पानी पियोगे और आपकी बॉडी में स्टमक में इस वक्त टेम्परेचर 37 है, तो आप ठंडा पानी पीते हो, आपको अजीब सा लगता है क्योंकि वो एंजाइम काम करने नहीं देगा जल्दी से। समझ में आ रहा है? ठंडे पानी और गर्म पानी में ठंड के समय फर्क कहां पर आता है कि ठंडा पानी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो अचानक से टेम्परेचर चेंज कर देगा ना थोड़ी, बाद में वो पानी अपने आप 37 डिग्री पे आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, पर उतने टाइम के लिए एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? घट जाएगी। क्लियर? आ जाइए, नेक्स्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और पीएच इतना स्पेशल होता है, मैं बताता हूं आपको। हमने कुछ ऐसे केसेस देखे थे, जैसे क्लाइमेट जब चेंज होता है, जैसे कश्मीर का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स थे जो कश्मीर से थे। उनमें से एक बच्चे का अचानक से ब्लड का पीएच सेट ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। उसने बहुत डॉक्टर्स को दिखा लिया, चेक करा लिया, नहीं ठीक हो रहा था। जैसे ही वो वापसी गया अपने वहां पर, रहा कुछ दिन, उस क्लाइमेट के हिसाब से उसका कुछ पीएच मतलब सही हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पीएच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम हिल जाते हैं पूरे। और ब्लड में तो बफर रखे जाते हैं बहुत सारे, सही है? ब्लड में प्रॉपर बफर रखे जाते हैं ताकि पीएच ना हिले। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, किडनी प्रोटोन सिक्रीट कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है ना प्रोटोन को लेके। और आप सोचो, प्रोटोन अगर हम ब्लड का पीएच मेंटेन करना है तो फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन में प्रोटोन फेंकना है उसमें। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन करोगे? देखो, पीएच कैसे मेंटेन हो सकता है? एक्स्ट्रा प्रोटोन बाहर निकाल के या एक्स्ट्रा प्रोटोन ला के। समझ आ रहा? बफर तो है ही, पर उसके अलावा किडनी भी हेल्प करती है। किडनी कैसे हेल्प करेगी? प्रोटोन रिमूव करके। तो प्रोटोन रिमूव करने से हम किसका पीएच मेंटेन कर रहे हैं? ब्लड का। हमें यूरिन के पीएच से थोड़ी कुछ लेना देना है, वो तो बॉडी के बाहर जाना है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो आ जाओ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करते हैं बेटा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं ध्यान सुनेंगे। सब बच्चों को याद है सबस्ट्रेट एंजाइम के पास कैसे जाता है? डिफ्यूजन से। देखो, ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बना रहा है। सबस्ट्रेट मूव टू एंजाइम बाय बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। सबस्ट्रेट एंजाइम तक जाता है कैसे? डिफ्यूजन से जाता है। कैसे जाता है? डिफ्यूजन से जाता है। यहां तक समझ में आ रही है? सबस्ट्रेट एंजाइम के पास जाता है डिफ्यूजन से। अब जरा इस चित्र को देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कृपया बोर्ड पे ध्यान रखें। ये 3 अलग अलग केस हैं। मेरी बात समझना ध्यान से। सबसे पहले कैपिटल ई से किसको लिखते हैं? एंजाइम को। एस से लिखते हैं सबस्ट्रेट को। और अगर मैं एस के बाहर ब्रैकेट लगा रहा हूं तो ये कंसंट्रेशन है। यस, सबस्ट्रेट की क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। और मैं यहां पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और यहां पर v का मतलब है वेलोसिटी।
हमने क्या किया है, एक टर्म यूज करी है वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। अकेले एंजाइम की नहीं है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स की है। क्लियर है? अकेले एंजाइम का टर्नओवर नंबर होता है। सही है? अकेले एंजाइम का क्या होता है? टर्नओवर नंबर होता है। अब इधर ध्यान से देखें, मेरे पास ये सबस्ट्रेट है अभी, तो अभी एक एंजाइम भरा हुआ है। जब मैंने सबस्ट्रेट बढ़ा दिया तो दो भरे हुए हैं, मैंने सबस्ट्रेट और बढ़ा दिया, अब सारे भर गए हैं। मैं आपको ये दिखाता हूं कि मेरे पास ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और मेरे पास ये वेलोसिटी है। मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रखी है 100, वेलोसिटी आ रही है 5। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नॉर्मली एंजाइम से ज्यादा ही होती है। ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने 200 कर दिया, यहां पे 10 आ गया। इसको मैंने 400 कर दिया, यहां पे 15 आ गया। इसको मैंने 600 कर दिया, यहां पर 15 आ गया। इसको मैंने 800 कर दिया, यहां पर 15 आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एंजाइम इसके बाद अब बढ़ नहीं रही है, जबकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है। तो पॉइंट ये है कि जब एंजाइम में सारे सबस्ट्रेट जुड़े हुए नहीं है, जब सारे सबस्ट्रेट अभी जुड़े हुए नहीं है, क्या होता है कि आप सबस्ट्रेट की जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रैंडम डिफ्यूजन बढ़ जाता है। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर है? एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एक बाई चांस इवेंट है। क्या है? बाई चांस इवेंट है। समझ पा रहे हो? क्या है? एक बाई चांस इवेंट है। तो जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतने चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? और उतने ज्यादा चांस होंगे तो हो सकता है सारे एंजाइम पर सबस्ट्रेट लग जाए। जब एक बार सारे एंजाइम पर सबस्ट्रेट लग जाएगा, आप और सबस्ट्रेट बढ़ाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लो एक दीवार है, उस दीवार पर 4 गेट हैं। ठीक है? एक गेट से एक आदमी निकलता 1 मिनट में, तो 4 गेट से कितने में निकलेगा? 1 मिनट में। सुने ध्यान से, एक दीवार है, एक दीवार से एक गेट लगे हैं 4, 1 मिनट में निकलता है एक आदमी एक गेट से। तो 4 गेट से एक ही मिनट में 4 आदमी निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? वो उस दीवार की मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। ठीक है? पांचवा आदमी जब जाएगा जब 2 मिनट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी। एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब सारे गेट भर जाएंगे। सही समझ में आ रहा है? सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएगी। इसका मतलब जब प्रोडक्ट बन के हटेगा तो कोई और सबस्ट्रेट जुड़ेगा, लेकिन स्टिल वो मैक्सिमम स्पीड आ चुकी है। क्लियर है? बोलो। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा? हम यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा? हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसको हम इससे लिख रहे हैं, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो क्या होती है? एंजाइम वेलोसिटी बढ़ती है। एंजाइम वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, और वो करती है अप टू लिमिट। एक लिमिट तक बढ़ सकती है। यस और नो? अप टू लिमिट बढ़ सकती है। तो हमने यहां पर देखा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम वेलोसिटी के। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एंजाइम वेलोसिटी के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एंजाइम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे सुने ध्यान से। अब हम यहां पर क्लियरली कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, हम यहां पर क्लियरली कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंजाइम वेलोसिटी के। क्या होगा? क्या होगा? एज वी इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वेलोसिटी बढ़ती है, बट क्या हो जाएगी? लेटर इट कांस्टेंट। लेटर इट बिकम कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट ना लिख के मैक्सिमम लिखता हूं, है ना? अब जरा देखना मेरी बात। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं जिसमें मैं इन दोनों को दिखाऊंगा। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं जिसमें मैं इन दोनों को आपको दिखा रहा हूं, इन दोनों को दिखा रहा हूं। मैंने इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिखी है। ठीक है? ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी लिखी है। क्या लिखी है? वेलोसिटी ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स की वेलोसिटी लिखी है। इकट्ठी बात कर रहे हैं। ठीक है? मैंने इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनाकर इसको यहां कांस्टेंट बनाया, इस तरीके से बनाकर ऐसे कांस्टेंट बना दिया। अब एक पॉइंट आएगा
जहां पर ये लाइन यहां जाके मिला सकता हूं, इसको कह रहे हैं वीमैक्स। तो वीमैक्स ये कंडीशन है जहां पर सारी एक्टिव साइट भर गई है। सही है, सारी एक्टिव साइट भर गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कई बार मन में आएगा जब प्रोडक्ट बनेगा खाली तो होगी, पर इतना सबसेट है जैसे ही खाली होगी फिर भर जाएगी। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक दीवार पे 4 गेट हैं, ठीक है, 4 गेट हैं, एक गेट से एक आदमी 1 मिनट में जाता है। उस दीवार की मैक्सिमम स्पीड होगी 4 आदमी निकलेंगे 1 मिनट में, पांचवा दूसरे में ही निकलेगा फिर। और अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, गेट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है तो एंजाइम बढ़ाने पड़ेंगे। सही है, सबसेट से नहीं। मान लो गेट के पीछे आप 10 और खड़े कर दो, ऐसे थोड़ी धक्का मार देगा दीवार तोड़ देगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेस्ट एग्जांपल है मेट्रो। आपको शायद नहीं आइडिया लगता है, मैं बताता हूं आपको। जो नॉर्मल ट्रेन चलती हैं वो कम रुकती हैं। कम रुकती है मतलब इंडिया की वैसे रुकती ज्यादा है, लेकिन कम रुकने का मतलब भाई 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल के रुकता है, टाइम होता है। तो पतला गेट बनाते हैं, एक पैसेंजर निकल पाता है उसमें से। मेट्रो में चौड़े गेट बनाते हैं, रुकने का टाइम मुश्किल से कुछ सेकंड का है, ज्यादा लोगों को निकलना है, इसलिए गेट चौड़े बना रखे हैं। समझ में आ रहा है किसी को लॉजिक। और नंबर ऑफ गेट भी ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ गेट भी ज्यादा, 2 होते हैं पर छोटे डब्बे हैं। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मेट्रो में कभी दिल्ली में जाओ, चढ़ोगे या ऐसे मिले मौका, तो एक कुछ स्टेशन ऐसे हैं कि वहां भीड़ इतनी होती है, वो धक्का मारते हैं सारे अंदर, धक्का मारते हैं सारे बाहर। पर उसकी भी एक लिमिट है कि एक गेट से 8 आदमी जा रहा है, 4 गेट हैं, समझ में आ गया, 32 जाएगा। उसके बाद फिर अगले मिनट में ही जाएगा। ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही चाहे तुम कितनी भीड़ इकट्ठी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उतना ही जाएगा ना। मतलब तुम कितने भी सबसेट लगा लो, एक्टिव साइड में जुड़ के हटने का एक टाइम है, उसमें उसकी मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। तो अगर मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, वी मैक्स लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं, वी मैक्स क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी। क्या है ये, मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी। समझ में आ रहा है। ये वो वेलोसिटी है जिसपे क्या होंगी, ऑल एक्टिव साइट ऑक्यूपाई, सारी एक्टिव साइट क्या होंगी, ऑक्यूपाइड होंगी, मतलब भरी हुई होंगी। यस, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अगर मुझे इससे ज्यादा वेलोसिटी लानी है तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ एंजाइम। अच्छा, अगर नंबर ऑफ एंजाइम घटा दूं तो वीमैक्स घट जाएगा। सही है, क्लियर है। अब आ जाओ जरा। अब हमने कहा कि यार देखो प्रॉब्लम ये है कि वीमैक्स यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर पूरी रेंज है, मैं कंसंट्रेशन निकाल ही नहीं सकता एक सिंगल, मैं एक सिंगल कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकता जिस पर वीमैक्स आई, क्योंकि वीमैक्स ऐसे जा रहा है, ये समझ में आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इस वीमैक्स का आधा ले लिया, इसको कहते हैं हाफ ऑफ वीमैक्स यहां पर, और इस लाइन को आगे बढ़ाया इस पे और यहां ले जाके जोड़ दिया, इसको कहते हैं केएम। तो केएम क्या हो गया, ध्यान सुनेंगे, केएम क्या हो गया, ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे वेलोसिटी हाफ ऑफ वी मैक्स है, हाफ ऑफ वी मैक्स है। मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनेंगे, मैं चाह रहा था वो एंजाइम वेलोसिटी निकाल, वो कंसंट्रेशन निकालना जिसपे वी मैक्स आया है, पर वो निकाल पाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर जाके ऐसे हुआ है, इस पे आपको रेंज मिलेगी, अकेली नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ग्राफ ऐसे घूम गया ये। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस वेलोसिटी का ये आधा ले लिया, ये समझ में आ रहा है। इस पॉइंट को क्या बोला, हाफ ऑफ वी मैक्स बोला। इस पर जो कंसंट्रेशन आई यहां लाइन ले जाके केएम बोला। अगर केएम की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है 20 पे वी मैक्स आ जाएगा। किसको समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला है अगर केएम की वैल्यू 10 है, इसका मतलब 10 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आधे एंजाइम भरे हुए थे, यही तो मतलब हुआ, 10 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आधे एंजाइम भरे हुए थे। इसका यह मतलब नहीं है कि 20 कंसंट्रेशन पे पूरे भर जाएंगे, क्योंकि लाइन ऊपर से जाके ऐसे हो रही है। याद है, जैसे तुम लोग काइनेटिक्स पढ़ोगे, टी हाफ निकालते हैं, टी फुल थोड़ी निकलता है, हाफ लाइफ निकालते हो तो फुल लाइफ निकल जाती है उसकी, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि ग्राफ घूमता है शायद नीचे आके, जो मुझे याद है। ऐसा नहीं है ना, मान लो किसी की हाफ लाइफ दे रखी है, मान लो 5,000 साल, तो फुल लाइफ उसकी कितनी होगी, 10,000 साल, नहीं होगा ऐसा। सही है, मेरी बात समझ पा रहे हो।
ऐसे ही मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहां पे, समझो ध्यान से। ये Km क्या है? ये Km वो सबसेट कंसंट्रेशन है, देखो ये Km वो सबसेट कंसंट्रेशन है जिसपे वेलोसिटी क्या है? हाफ ऑफ Vmax है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा एंजाइम कौन सा होगा जिसका Km लो है या हाई है? लो। ध्यान से सुनेंगे क्यों, मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक रूम है, उस रूम में 4 चेयर है, ठीक है? ठीक है, 4 चेयर है, 10 लोग हैं, वो देख नहीं सकते, तो रूम में रैंडम खोज के कैसे भी बैठेंगे, ठीक है? चांसेस हैं कि एक चेयर भर जाए, 2 चेयर भर जाए, सारी भर जाए। लेकिन उसमें 40 लोग हैं, रैंडम खोज रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा है ना चेयर पे बैठने के। भाई दिख नहीं रहा तो भी खोजने के चांसेस ज्यादा है। सेम एंजाइम के तरीके से आंखें ना होने का मतलब डिफ्यूजन। आंखें ना होने का क्या मतलब है? डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन रैंडम होता है। समझ में आ रहा है? हम क्या चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं आइडियल केस क्या है? 4 चेयर 4 लोग। समझ में आ रहा है? तो जो लोग हैं वो सबसेट कंसंट्रेशन है, चेयर एंजाइम है। तो अच्छा कंडीशन क्या होगी? जितनी कम कंसंट्रेशन पे 2 चेयर भर जाएं। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर रिपीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं सबसे बढ़िया वो एंजाइम होगा जिसका Km कम होगा, क्योंकि कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी का आधा दे दे रहा है। सही है? Km कम होना अच्छी बात है एंजाइम का, क्योंकि उससे उसकी एफिशिएंसी पता चल रही है। बोलो। फिर रिपीट कर दूं टॉपिक एक बार, फिर से सुनेंगे सारे बच्चे, लिंक करेंगे। यही है मेन टॉपिक इसका, एंजाइम का। सबस्ट्रेट मूव करता है बाय डिफ्यूजन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एंजाइम वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। कब तक बढ़ेगी? जब तक सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई ना हो जाए। हम Vmax पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक रेंज आती है। तो हमने क्या किया? हमने Vmax का आधा कर दिया। Vmax का आधा क्या हो गया? हाफ ऑफ Vmax। उस लाइन को यहां ले जाकर जोड़ा तो उसे क्या बोला? Km। तो Km किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। तो Km इज दैट एंजाइम वेलोसिटी जो हाफ ऑफ Vmax है। Km इज दैट एंजाइम वेलोसिटी जो हाफ ऑफ Vmax है। क्लियर है? Km इज दैट एंजाइम वेलोसिटी जो हाफ ऑफ Vmax है। इस बात में कोई डाउट? हाँ के सॉरी मैं कह रहा हूं Km इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ Vmax। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा एंजाइम क्या होगा जिसका Km लो होगा? देखो मैं आपको दिखाता हूं। मान लो मैंने दो दो वो बना दिए डायग्राम, एक ग्राफ ये बना दिया एक ग्राफ ये बना दिया। दोनों पे, एक पे मैंने ये बनाया डायग्राम, एक पे मैंने ये बनाया। आप ये देख पा रहे हो एंजाइम वेलोसिटी लगभग सेम लेवल पे आ रही है, ठीक है? लेकिन इसका Km यहां आएगा, यहां पर, और इसका Km मान लो ये मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे, इसका Km यहां आएगा। सही है? तो ये मान लो ए है, ये बी है, तो ए का लो Km किसका है? ए का, है ना? यहां गुड और बैड का मतलब है एफिशिएंट। यस, गुड और बैड का क्या मतलब है? एफिशिएंट। तो अगर लो Km होगा तो ये बेटर एंजाइम होगा। यस, क्या होगा? ये बेटर एंजाइम होगा। मान लो मैं आपको कहता हूं, ध्यान सुनेंगे, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपको कहता हूं हमारे पास 2 एंजाइम है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, दोनों का सबस्ट्रेट सेम है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं, एक केस ले लेते हैं, मैंने लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस और पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेस, दोनों का सबस्ट्रेट पाइरुवेट है, दोनों को सेम जगह रख दिया, ठीक है? ज्यादा प्रोडक्ट कौन बनाएगा? जिसका Km लो होगा। सेम जगह रखा तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन सेम होगी, तो ज्यादा प्रोडक्ट कौन बनाएगा? जिसका Km लो होगा। समझ आ रहा है? नेचर क्या करती है? नेचर चालाक है। नेचर ने कहा कि एंजाइम में कंपटीशन क्यों कराना? ऐसे एंजाइम जिनके सबस्ट्रेट सेम है उनको अलग अलग लोकेशन पे ही रखो। समझ में आ रहा है? ऐसे एंजाइम जिनके क्या है? सबस्ट्रेट सेम है, उनकी लोकेशन अलग कर दो। जैसे पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस माइटोकॉन्ड्रिया में है, समझ में आ रहा है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस साइटोप्लाज्म में है। अगर गलती से आपको साथ रखने पड़ जाएं तो प्रोडक्ट ज्यादा कौन बनाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसकी Km वैल्यू पे। क्लियर है? लो Km होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो कम सबसेट कंसंट्रेशन पे ज्यादा एफिशिएंसी देगा। किसको नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूं।
पूछ लो भाई, ऐसी शक्लें ना बनाओ, पूछो नहीं आया तो। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? सबस्ट्रेट कैसे मूव करता है? बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक रैंडम प्रोसेस है, सही है। सबस्ट्रेट को एंजाइम खोजना पड़ता है, जितने ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम कब आएगी? जब सारे एंजाइम भर जाएंगे। सारे एंजाइम भर गए, उसके बाद और सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? बताओ, बना लो। है? दवा नहीं थी यार, मैं दवाई नहीं पीता, चिंता न कर। तू कुछ और समझ रहा है। हाँ। नहीं नहीं, सर्वेसर को भी कल फीवर था। हम्म। चलो जल्दी कर लो बेटा। लिख लो जल्दी। किसको नहीं समझ में आई है? आ गया? कर लो क्वेश्चन इसके। ठीक है, क्या नहीं है बता। ये, हाँ शुरुआत में तो डायरेक्ट होगा। वो एज वी इंक्रीज सबसेट कंसंट्रेशन, वेलोसिटी इंक्रीज। यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी इंक्रीज। वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बट लेटर इट बिकम मैक्सिमम, और क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? बाद में वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ठीक है, और पूछो। सबसे कंसंट्रेशन वेलोसिटी लीनियर है पहले तो। शुरुआत में लीनियर है, बाद में नहीं। नहीं बेटा, शुरुआत में लीनियर है, बाद में ऐसे होगा। जल्दी करो। बेटा, मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी पे ऑल एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएगी, मतलब भर जाएंगे। ठीक है, हाँ। जल्दी करो बेटा, फास्ट। लिख लिया? हाँ बेटा, तेज बोल। अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद, उस पर बात करते हैं ना, पहले पढ़ाते हैं फिर बात करेंगे। वही पढ़ाने जा रहा हूँ। और बोल बेटा। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से कर लो इसे। जल्दी करो।
करें नेक्स्ट। लिख लिया सबने? हाँ बेटा, बहुत धीरे बोल रहे, तेज बोल। नहीं समझ, दोबारा बोल। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक, किसके लिए लिखा हुआ है? इनहिबिटर में लिखा है क्या? कहां पर है, कौन से पेज पे? 116 में क्या लिखा है? हाँ, क्या लिख रहा है? विद द इंक्रीज द सबसेट द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, द रिएक्शन रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, नेक्स्ट राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है। क्या? व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ, ये तो वो इनहिबिटर है, बता रहा हूं। इनहिबिटर है बेटा वो तो, आ जा, अगला टॉपिक है वो वहां खत्म हो गया ना। इनहिबिटर वाला बता रहा हूं अब। इधर देखेंगे सारे, इधर देखो सारे, ध्यान से देखो बेटा, ये एक और टॉपिक है, इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। बोर्ड पे फोकस करो सारे। हमारे पास क्या होता है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं? दे आर केमिकल्स जो क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी, डिक्रीज कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इनहिबिटर बोल रहे हैं, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इधर देखो ध्यान से। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझना पड़ेगा, ध्यान सुनेंगे। इस चीज को देखने के दो तरीके हैं। पहला, जब मैं एंजाइम सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जहां पे बहुत सारे एंजाइम हैं, तो उसमें से अगर मैं एक दो खराब कर दूं तो एंजाइम वेलोसिटी या जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी, एक दो एंजाइम के खराब होने से। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ठीक है। थोड़ा सा इसको और क्लियरिटी से पढ़ते हैं। हमारे पास 3 टाइप के इनहिबिशन है जो आपको पढ़ने हैं। आपके पास 3 टाइप के इनहिबिशन है जो आपको पढ़ने हैं। एक है कॉम्पिटिटिव, एक है नॉन कॉम्पिटिटिव, एक फीडबैक पढ़ना आपने, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है कॉम्पिटिटिव। सबसे पहला जो है कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, उनकी शेप सेम है। क्या सेम है? शेप सेम है। अगर शेप सेम है तो मैं उसको लिख सकता हूं फिजिकली सेम। क्या केमिकली भी सेम हो सकता है? यस और नो? कभी भी नहीं। हाँ भाई, केमिकली भी सेम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अगर केमिकली फिजिकली सेम है तो सेम चीज हो गई। अलग कैसे हुआ? तो अलग कैसे होता है वो? केमिकली डिफरेंट होता है, फिजिकली सेम होता है। कैसा होता है? केमिकली डिफरेंट होता है, फिजिकली सेम होता है। फिजिकली सेम होने का मतलब उसकी शेप सेम है। अब इधर देखें ध्यान से, क्या होगा। मेरे पास ये एंजाइम है, आपको पता है कि ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, ध्यान दे समझेंगे, बोर्ड पे ध्यान रखो। ये मेरे पास सबस्ट्रेट है और ये मेरे पास इनहिबिटर है। ये मेरे पास मान लेते हैं इनहिबिटर है। ये सबसे पहले तो ये भी दिमाग में रखना कि सबस्ट्रेट से कंसंट्रेशन कम होती है इनहिबिटर की, है ना। ये एंजाइम है, सही है। ये क्या है, हमारे पास एंजाइम है। अब क्या है, दोनों की शेप सेम है, तो किस चीज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं? एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की क्या शेप सेम है, इसीलिए वो कंपीट करता है किसके लिए? कंपीट करता है किसके लिए? कंपीट फॉर, हाँ, बाइंडिंग ऑन एक्टिव साइट, बाइंडिंग ऑन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए वो कंपटीशन करता है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक आपको वो दिखाते हैं, ध्यान सुनेंगे। एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए कंपटीशन करता है, देखो हम कैसे लिखते हैं। इधर देखिए सारे बच्चे, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम डॉट सबस्ट्रेट है। ऐसे ही एंजाइम प्लस इनहिबिटर से मेरे पास ये भी रिवर्सिबल है। अब यहां से ध्यान सुनेंगे बेटा, यहां से ये इसमें कन्वर्ट होता है,
ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट करूंगा, एक बार सुनेंगे ध्यान से। हमने बोला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तीन तरह का होता है। कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की क्या है, शेप सेम है। इनहिबिटर जब एंजाइम से बाइंड करेगा, इनहिबिटर क्या करेगा, इनहिबिटर जब बाइंड करेगा एंजाइम से, बाइंड विद एंजाइम, तो वो क्या बनाएगा, वो रिवर्सिबल रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। इसका क्या मतलब है, जो कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट में, नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आप ध्यान रखना बेटा, यहां पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम प्रोडक्ट, दो रिवर्सिबल है, एंजाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम इनहिबिटर। ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट में, ऑलरेडी 2015-16 के पेपर में आ रखा है। मेरी बात समझो ध्यान से, एंजाइम के साथ जब इनहिबिटर जुड़ता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स आगे नहीं जाता। और दूसरी चीज क्या है, जब प्रोडक्ट नहीं बनता तो ये इनहिबिटर जो है, इस इनहिबिटर को एंजाइम छोड़ भी देता है, वो लगता है छोड़ भी, हट भी जाता है। बस इससे इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि जब इनहिबिटर नहीं जुड़ा था तो 4 चेयर खाली थी, जब इनहिबिटर जुड़ा है तो 3 चेयर खाली है, कुछ टाइम के लिए। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है? कुछ टाइम के लिए कितनी चेयर खाली है, 3 चेयर खाली है। समझ में आ रहा है? क्लियर है, बोलो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कैसे कम कर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की क्या सेम है, शेप सेम है। दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कहां लगने के लिए, एक्टिव साइट पे लगने के लिए। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। वो लग के हटता भी है, वो लगकर हटता भी है, क्योंकि टाइट बाइंडिंग नहीं हो रही है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है? अब अगला पॉइंट ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कैसे कम कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक तरीका है, सबस्ट्रेट बढ़ा दो। मतलब इतने ज्यादा आदमी कर दो कि इनहिबिटर चेयर तक पहुंच ही ना पाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब जरा समझना ध्यान से, हम हाउ टू ओवरकम, हाउ टू ओवरकम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, हाउ टू ओवरकम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्या किया जाए, सबस्ट्रेट की क्या बढ़ा दो, कंसंट्रेशन बढ़ा दो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने से वी मैक्स अनचेंज रहेगा, चेयर अभी भी 4 ही हैं। वी मैक्स किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम पर। वी मैक्स किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम पर। नंबर ऑफ एक्टिव साइट चेंज हुई नहीं, खराब हुई नहीं, तो वी मैक्स क्या है, अनचेंज। अब सेम वेलोसिटी के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए। समझ आया? ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए सेम वेलोसिटी के लिए। मतलब क्या हुआ, मैं बता देता हूं आपको। क्या किया आपने, क्या किया समझो। पहले आपके पास पहले क्या था, आपके पास सबस्ट्रेट था 10, इनहिबिटर था आपके पास 1। कितने परसेंट टाइम चांस था, 1/10 चांस था इनहिबिटर के जुड़ने का। आपने सबस्ट्रेट को उठा के 100 कर दिया, इनहिबिटर अभी भी 1 है, तो कितना चांस हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, सबस्ट्रेट और एंजाइम का जुड़ना जब बाई चांस इवेंट है, तो इनहिबिटर और एंजाइम का जुड़ना भी तो बाई चांस इवेंट है। जब सबस्ट्रेट डिफ्यूजन से जा रहा है तो इनहिबिटर कैसे जाएगा, डिफ्यूजन से जाएगा। क्लियर है? तो वीमैक्स क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एंजाइम में कोई बदलाव, अच्छा सबस्ट्रेट वहां लग जाता, एक चेयर परमानेंटली ब्लॉक कर देता, तो वीमैक्स घट जाता। सॉरी, इनहिबिटर परमानेंटली लग जाता तो वीमैक्स क्या हो जाता, घट जाता। लेकिन चेयर अभी भी 4 हैं, कभी कभी 3 हो रही हैं। किसी को मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए वीमैक्स क्या है, अनचेंज है। पर उतने वीमैक्स को लाने के लिए अब ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए, और केएम क्या बढ़ गया। और केएम बढ़ना अच्छी बात नहीं है, अभी हमने पढ़ा कम केएम अच्छा होता है। क्लियर है? केएम बढ़ना अच्छी बात नहीं है, ये याद हो गया। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हुआ, वीमैक्स
अनचेंज, Km इंक्रीज। क्लियर है? इसका एग्जांपल मेलोनेट और सक्सिनेट का। Vmax क्या लिखेंगे? अनचेंज, Km इंक्रीज। एग्जाम्पल एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, क्रैब साइकिल वाला सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सबस्ट्रेट सक्सिनेट। इनहिबिटर मेलोनेट। अब मुझे ये बताओ कि किसकी शेप सेम होगी? सक्सिनेट की, फ्यूमरेट की, सक्सिनेट की, मेलोनेट की, मेलोनेट की, फ्यूमरेट की, सक्सिनेट और मेलोनेट की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। समझ में आया? भाई जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर उनकी शेप, अच्छा सक्सिनेट फ्यूमरेट की शेप सेम हो सकती है? नहीं, सक्सिनेट सबस्ट्रेट है, फ्यूमरेट प्रोडक्ट है, शेप सेम होगी तो छोड़ेगा कैसे वहां से? हटेगा नहीं एंजाइम से। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बढ़ा रहा हूं इसमें? सक्सिनेट और फ्यूमरेट की क्या सेम नहीं हो सकती? शेप सेम नहीं हो सकती। क्लियर है? सक्सिनेट का प्रोडक्ट क्या है? फ्यूमरेट है, तो शेप किसकी सेम होगी? सक्सिनेट और मेलोनेट की। क्लियर है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कम करने के लिए क्या बढ़ाएंगे? मेलोनेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, सक्सिनेट बढ़ाएंगे। क्लियर है? एक मेडिसिन और होती है, उन्हें सल्फा ड्रग्स कहते हैं, है ना? सल्फा ड्रग्स होती हैं, उस वो भी इसमें आता है। सल्फा ड्रग्स जो हैं एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है? फॉर बैक्टीरिया। ये भी उसका एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव का। मतलब ये सल्फा ड्रग्स क्या करती होंगी? किसी सबस्ट्रेट से कंपटीशन करती होंगी। क्लियर है? उस एंजाइम की एक्टिविटी कम करती होंगी। सल्फा ड्रग्स क्या होती हैं? कोई एग्जांपल पता है आपको? हम्म? कौन सी है? पैराबेंजोइक, किसी ने वो सुना है? पेनिसिलिन वगैरह। हाँ, हाँ, पेनिसिलिन सल्फा ड्रग्स में आता है। अगर आप नॉर्मल उसमें जाओ मेडिकल स्टोर्स में, जो पेनिसिलिन है उसको पेंटेड सल्फा बोलते हैं। पेंटेड सल्फा 4 लाख 8 लाख ऐसे लेके आते हैं। नहीं, जो पुराने लोग हैं, वो जो भी पुराने, मैं पुराना क्यों बोल रहा हूँ, पहले एक ही एंटीबायोटिक आती थी, पेनिसिलिन, और उसको जाकर मेडिकल स्टोर पे ऐसे बोलते थे पेंटेड सल्फा दे दो 4 लाख 8 लाख। वो उसकी कंसंट्रेशन है। समझ में आ रहा है? अभी भी मिलता है। वो सबको नहीं देगा, उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं काफी, क्योंकि स्टार्टिंग के एंटीबायोटिक है ना भाई, एंटीबायोटिक के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो शुरुआती वाले के ज्यादा होंगे ना। ठीक है? तो जो पुराने गांव के लोग हैं वो आज भी जाते हैं वही एंटीबायोटिक मांगते हैं, क्योंकि उनके समय से वो यूजफुल रही है ना? वो एक आंख में डालने का कैप्सूल लेते हैं नॉर्मली। हाँ, जो उनको आंख में कुछ हो जाए, एक वो लेते हैं, और एक वो पेंटेड सल्फा मांगते हैं, तो उनको पता है कौन सी मेडिसिन लेनी है। हाँ, 4 लाख 8 लाख। हाँ, उसकी वो कंसंट्रेशन एक्चुअल में। ठीक है? वो उस तरीके से मांगते हैं। तो वो पेंटेड सल्फा क्या है? वो सल्फा ड्रग्स होती होंगी। क्लियर है? यस। है? ये वाला तेरे एनसीईआरटी में लिखा है चक्कर, तेरा सर्टेन एंटीबायोटिक्स वाली बात लिखी है। एनिमल है ना, गाय, गाय को भी पैरासिटामोल खिला सकते हैं, वेट के हिसाब से खिलाते हैं। गाय का 250 किलो वेट है, हमारा कितना है? 60 मान लेते हैं। तो अगर हम 500 मिलीग्राम खा रहे हैं तो उसको उतने से मल्टीप्लाई कर ले, काम तो वही होगा ना। उसकी बड़ी टैबलेट आती है गाय की, हाँ, तो मिलीग्राम ज्यादा होगा। ठीक है? डॉग का वेट होगा 10 बार 15 kg, उसको 500 मिलीग्राम नहीं खिलाना है। ठीक है? समझ में आया? वैसे काम करता है। ठीक है? गाय की अलग से थोड़ी आती होंगी दवाइयां, हमें इतना टाइम हम गाय भैंस की दवाई बना रहे हैं, इंसान की तो बना नहीं रहे। कंसंट्रेशन अलग होते हैं उनके। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन लिख लिया?
जल्दी करो ना, तुम टाइम पास कर रहे हो बैठ के, जल्दी लिखो। हाँ, इनहिबिटर की शेप मैच करती है, वो लग जाता है और उसके बाद हट जाता है क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, लूज बाइंड किया है, हट जाता है। इसीलिए एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल है। ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि टाइट बाइंडिंग होकर प्रोसेस आगे जा चुका है। लिख लिया। केम कैसे इंक्रीज होगा? पहले जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी उस पर मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही थी, अब इनहिबिटर की वजह से मुझे ज्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ रहा है। तो जब ज्यादा सबस्ट्रेट देंगे तो वी मैक्स ज्यादा सबस्ट्रेट पे आएगा, तो केम भी ज्यादा पे आएगा। ग्राफ ऐसा शिफ्ट होता है इसका। देख, इसका ग्राफ ऐसे शिफ्ट होता है, ये पहले का ग्राफ है, बाद का ग्राफ ऐसा आ जाता है, ग्राफ इधर शिफ्ट कर जाता है, उससे केम बढ़ जाएगा। ठीक है, पर वीमैक्स उतना ही रहेगा। क्यों? सबसेट में कोई वो नहीं है। आ जाओ भाई आगे, नेक्स्ट रे। लिख लिया? जल्दी जल्दी, ये आ जाओ, आ जाओ। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है हमारे पास? सेकंड है नॉन कॉम्पिटिटिव। इनहिबिटर बाइंड कर रहा है अदर देन एक्टिव साइट। इनहिबिटर कहां बाइंड कर रहा है? कहां बाइंड कर रहा है? अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा कहीं और बाइंड कर रहा है इनहिबिटर। बोर्ड पे ध्यान रखो। उससे क्या हो जा रहा है? शेप खराब हो जा रही है। ये रहा सबस्ट्रेट, ये रहा इनहिबिटर, ये भाई यहां लग गया आके, और इसकी शेप खराब हो गई एंजाइम की। जब शेप खराब हो जाएगी तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। यस, ये रहा इनहिबिटर। अब मुझे बताओ, नॉन कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर केमिकली, फिजिकली या बोथ डिफर कर रहा है? बोथ। तो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर डिफर क्या होगा? केमिकली और फिजिकली दोनों। डिफर बोथ। कैसे? केमिकली एंड फिजिकली बोथ। यहां तक समझ में आ रहा है? केमिकली और फिजिकली दोनों क्या होगा? डिफर होगा। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव की। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव की। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। इस केस में क्या होगा? कुछ एंजाइम खराब हो गए हैं। सेम एंजाइम्स की क्या हो गई है? शेप खराब हो गई है, शेप डैमेज हो गई और छोड़ के भी नहीं हट रहा आसानी से। तो अगर ऐसा हो जाए तो वीमैक्स डिक्रीज करेगा। वीमैक्स डिक्रीज करेगा क्यों? क्योंकि कुछ एंजाइम क्या हो गए हैं? खराब हो गए, कुछ एंजाइम डैमेज हो गए हैं। और इसमें केएम अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि केएम जो है 50% एंजाइम के लिए, बाकी एंजाइम उतना ही रहेगा। केएम अनचेंज क्यों है? क्योंकि खराब दो चार हुए। मान लो टोटल एंजाइम 100 थे, 100 एंजाइम थे, अब मेरे पास 98 एंजाइम बचे हैं। ठीक है, 98 एंजाइम बचे हैं। ठीक है, तो वीमैक्स कभी अचीव ही नहीं होगा। पुराना वाला जो वीमैक्स था 100 एंजाइम वाला, अचीव होगा? नहीं होगा। लेकिन पुराने वाले एंजाइम का केएम कितने एंजाइम पे था? 50 एंजाइम पे। ठीक है, पर 50 तो ठीक है अभी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो केएम इसका अनचेंज होगा, वीमैक्स घट जाएगा। ठीक है, हम इसको 98 का हाफ करके केएम ना देखें। समझ में आ रहा? हम कैसे देखेंगे? 100 पे ही देखेंगे, क्योंकि वो दो खराब हो गए पर हैं तो वहीं, कहीं गए तो नहीं। तो वीमैक्स क्यों डिक्रीज हो गया? कुछ एंजाइम खराब हो गए। इसका बेस्ट एग्जांपल है साइनाइड। साइनाइड इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
साइनाइड किस एंजाइम को ब्लॉक करता है? ब्लॉक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। किसको ब्लॉक करता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है। जो कौन सा कॉम्प्लेक्स था? कॉम्प्लेक्स 4। इसके अलावा इसका एक और होता था, एग्जाम्पल नहीं है सिलेबस में आपके। आपके सिलेबस में 3 एग्जाम्पल है, 2 उसमें एक इसमें। इसमें एग्जाम्पल है साइनाइड वाला। इसका एक और एग्जाम्पल होता था नर्व गैस। जो नर्व गैस कभी बायो वेपन की तरह यूज हुई थी। दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स किसी पर्टिकुलर एंजाइम का। आप में से कितने लोगों ने वो सुना, एसिटाइल कोलिन? न्यूरोट्रांसमीटर है। उसको कौन तोड़ता है बाद में? एसिटाइल कोनिल एस्ट्रेस। नर्व गैस उसको खराब करती है। नर्व गैस थी, जैसे कुछ आजकल वो बहुत चल रही है, क्या नाम है, वेब सीरीज, उसमें बहुत बात करते हैं उसकी। ठीक है, शाबाश, मना करना है जब मैं पूछूं वेब सीरीज मैच, सीधे मना करना है, ठीक है। उसमें क्या है, नर्व गैसेस के बारे में बहुत बोला। नर्व गैस जो है ईरान इराक वाले एरियाज में कभी यूज हुई थी। उसमें क्या है, वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज नाम के एंजाइम को ब्लॉक करता है। जो दो साइनेप्स के बीच में जो एसिटाइल कोलिन जुड़ा है ना पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, उसको ब्लॉक कर दी है, उस एंजाइम को खराब करती है, तो वो टूटेगा नहीं। वो जब तक एसिटाइल कोलिन नहीं टूटेगा तो वो हटेगा नहीं वहां से। समझ में आ रहा है? वो नहीं करना हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, साइनाइड इसको ब्लॉक करता है, और एंटीबायोटिक वाला एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये 2 एग्जांपल करने। अच्छा, फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है एक का प्रोडक्ट दूसरे को इनिबिट करेगा। फीडबैक क्या है बेटा? फीडबैक इनिबिशन क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है, किसका? प्रोडक्ट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या करेगा? इनिबिट करेगा खुद की कन्वर्जन। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं कैसे। मान लो आपके पास ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट यहां लग रहा है, और ये कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट जल्दी से छोड़ के ना हटे तो सबस्ट्रेट लग नहीं पाएगा। जितना देर तक प्रोडक्ट वहां रुकने लगेगा, और प्रोडक्ट क्यों रुकने लगेगा? अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो रुकने भी लगेगा वहां। भाई प्रोडक्ट बाहर तो डिफ्यूजन से ही जा रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? फीडबैक का मतलब होता है कि खुद का कन्वर्जन को रोक सकना। जैसे टीएसएच वगैरह पे भी काम करता है फीडबैक। क्लियर है? थायराइड का टेस्ट कैसे होता है, किसी को याद हो? थायराइड का जो टेस्ट कराते हैं नॉर्मल हम लोग कराते हैं, वो किस कैसे कराते हैं? उसमें क्या टेस्ट करते हैं? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन टेस्ट करते हैं, कुछ और टेस्ट करते हैं? हाँ भाई, थायरोक्सिन का लेवल नहीं चेक करते। अब इधर देखिए ध्यान से। थायरोक्सिन मान लेते हैं T3 T4 है, ठीक है। इसको कौन बढ़वाता है? टीएसएच बढ़वाता है। अगर कुछ गड़बड़ है तो इसका लेवल लो होगा। ये बने इसके लिए इसका लेवल हाई होगा, तो इसका लेवल हाई है, इसका मतलब इसका लेवल लो है। किसी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? टेस्ट टीएसएच का होता है। जो टेस्ट कराते हैं वो किसका कराते हैं? टीएसएच का, ब्लड में। भाई थायराइड ग्लैंड T3 T4 बना रहा है, अगर वो T3 T4 कम बना रहा है तो टीएसएच उस पर दबाव डालेगा तो बना, तो टीएसएच का लेवल ज्यादा होगा। नहीं बना रहा और ज्यादा होगा, नहीं बना रहा है तो क्या होगा? और ज्यादा होगा। सही है? तो अगर टीएसएच बहुत बड़ा हुआ है इसका मतलब थायरोक्सिन बिल्कुल नहीं बन रहा है। ठीक है, डॉक्टर के पास गए, उसने कहा तुम T3 T4 की टैबलेट चालू करो। टैबलेट खाने से कुछ दिनों में वो ब्लड में नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा T3 T4। जैसे ही नॉर्मल लेवल पे आएगा टीएसएच अपने आप घटने लगेगा। नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अगर T3 T4 भी बढ़ा हुआ है और टीएसएच भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब पिट्यूटरी में कुछ गड़बड़ है। नहीं समझ में आई मेरी बात? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बच्चे आप समझो ध्यान से, हम लोग ब्लड यूरिन के टेस्ट ही इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे ये मतलब निकलते हैं सारे। हम टेस्ट में जो कराते हैं सिर्फ टीएसएच कराते हैं, टीएसएच का लेवल कराते हैं, T3 T4 की जरूरत ही नहीं है। टीएसएच बढ़ा हुआ है इसका मतलब T3 T4 कम है। सही है? और फिर टैबलेट चालू होती है किसकी? T3 T4 की। डॉक्टर कहता है कि काम करो 25 mg से चालू करते हैं, 0.25 से। ठीक है,
दिया, 1 महीने बाद फिर टेस्ट कराया, अभी भी बढ़ा हुआ है, 50 mg कर देता है, समझा? अभी भी बढ़ा हुआ है, 100 वाली कर दी, 100 की टैबलेट चल रही है, अब नॉर्मल हो गया तो 100 चलाता रहेगा। फिर देखेगा कि यार क्या टीएसएच बहुत घट गया है, तो 100 से वापसी 0.5 पिलाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम होता है एक्चुअल में। ये क्लियर है? तो फीडबैक का मतलब क्या होता है, आप देखो खुद से सोचो। अगर T3 T4 ज्यादा है तो ये पिट्यूटरी पे सिग्नल भेजेगा कि टीएसएच कम करो। ऐसे ही फीडबैक काम कर रहा है। सेम यहां पर क्या है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो अपनी कन्वर्जन कैसे रोकेगा, वो हटेगा नहीं जल्दी से एंजाइम से, हटेगा नहीं तो सबसेट को टाइम नहीं मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। क्लियर है? बेटा मैं ये कह रहा हूं केएम जो है वो 100 एंजाइम पे निकलता है, उसके आधे पे निकलता है 50 पे। 50 एंजाइम तो है ना, अभी 2 ही खराब हुए हैं, तो केएम अनचेंज है, वीमैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है? इतना ही पढ़ रहे हैं आज, कल पढ़ेंगे। कल एंजाइम खत्म करके कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, ठीक है? बेटा मेरी बात सुन रहे हैं, मैं इसके डोपा के लगभग 200-250 सेकंड बनाऊंगा अच्छे, ठीक है? उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, इसको कर लेना। हाँ। किसने कहा? भाई